Hello friends, a great welcome to my channel. Yesterday we covered Kamala Nehru's essay part 1 written by Jawaharlal Nehru, and this essay was too long that could not be covered in a single video. Today we will do part 2 of the same topic. आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे की सभी वीडियोस को बार बार देखिए और रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करिए. आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और नियर बाय एग्जाम आई विल गिव अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट ऑल दी पॉसिबल एमसीक्यूज. आई सजेस्ट यू कि पहले पार्ट 1 देखिए और फिर इस पार्ट को देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक बैकग्राउंड पार्ट 1 वीडियो में है. फिर भी हम थोड़े से पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. कमला नेहरू के बारे में ये ऐसे है तो कमला नेहरू के बारे में भी जानेंगे. और लिखा है उनके हस्बैंड जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. तो नेहरू जी के बारे में आज थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि नेहरू जी के बारे में क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं. This essay is mentioned in the book Discovery of India when Kamalaji was very ill and on the verge of death. उस टाइम पर नेहरू जी ने ये ऐसे लिखा था और इन दोनों की शादी हुई थी when Kamala was only 17 years old. डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन डेट एक बार फिर से देख लीजिए. ऑल्दो हमने कल के वीडियो में की थी, 1944 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1946 में. इनकी मैरिज डेट या ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिए कमला नेहरू मैरिड जवाहरलाल नेहरू ऑन February 7, 1916 और अरेंज मैरिज थी. अरेंज ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग सेरेमनी इट वाज. एंड लेट अस टॉक अबाउट इंदिरा गांधी टू, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वाज born November 19, 1917. कमला नेहरू काफ़ी पॉपुलर इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी. वाइफ थी जवाहरलाल नेहरू की द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मदर थी इंदिरा गांधी की द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 1899 टू 1936 इनका लाइफ स्पैन रहा है. नेहरू जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए और इनके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं. इंडिपेंडेंस फाइटर तो थे ही, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे. बॉर्न 14 नवंबर, जिसको चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, और इंडिया नेशन को इन्होंने सर्व किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1947 टिल हिज डेथ इन 1964. 27 मई 1964 ही डाइड. कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, तो उनको नोट करते रहिए. दिस कैन बी ए क्वेश्चन. जवाहरलाल नेहरू इन सितंबर 1923 बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. कौन से ईयर में वो जनरल सेक्रेटरी बने थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के? दिस कैन बी ए क्वेश्चन अबाउट हिम. एंड ही एस्टैब्लिश्ड दिस न्यूज़पेपर नेशनल हेरल्ड. नेशनल हेरल्ड नाम के न्यूज़पेपर को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, जो कि डिजिटल वर्जन में आने लगा है 2016 के बाद से. और इस न्यूज़पेपर को लखनऊ से शुरू किया गया था इन द ईयर 1938. तो ये छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स को आप याद कर लीजिए. नेशनल हेरल्ड स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर 1938. 2016 डिजिटल वर्जन स्टार्टेड. उनकी पॉपुलर स्पीच जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर डिलीवर की थी 15 अगस्त 1947 को, उसको कहा जाता है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट और व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. दीज वर द मेजर बिगिनिंग वर्ड्स ऑफ हिज स्पीच. One more great information about him, Jawaharlal Nehru along with Srinivasa Iyengar and Subhash Chandra Bose founded the Independence for India League. Independence for India League, ये नाम आपको याद रखना है. in 1928, ये ईयर आपको याद रखना है. which put forth the demand for complete independence. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एस्टैब्लिश की थी 3 लोगों ने मिलकर, जिसने डिमांड किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. और इनकी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पर एक टेलीविजन सीरियल बना था जिसका नाम था भारत एक खोज, विच वॉज डायरेक्टेड बाय द पॉपुलर आर्ट मूवीज डायरेक्टर श्याम बेनेगल. तो आपको डायरेक्टर का नाम याद रखना है. कौन सा सीरियल था, हिंदी में क्या नाम था उसका? भारत एक खोज, वो नाम आपको याद रखना है.
लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि किस तरीके से कमला नेहरू बहुत बीमार थी और एडमिटेड थी स्विट्जरलैंड के एक सेनेटोरियम में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। All these and many other thoughts came to my mind during my long solitary hours in Badenweiler. I did not shed the atmosphere of jail easily. I had long got used to it, and the new environment did not make any great change. जेल से आए थे नेहरू जी जल्दी जल्दी अपनी वाइफ को देखने के लिए, और वो जेल का एनवायरनमेंट उनके दिमाग पर बड़ा हावी था अभी तक भी। ही सेइंग कि मैं एक नए एनवायरनमेंट में, नई कंट्री में तो आ चुका था, लेकिन वो जेल का एटमॉस्फेयर मैं इजीली शेड नहीं कर पाया। I was living in the Nazi domain with all its strange happenings which I disliked so much, but Nazism did not interfere with me. तो मैं यूरोप में था जहाँ पर बहुत नाजी इम्पैक्ट था, और नाजी इम्पैक्ट जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी मैं वहाँ पर रह रहा था और नाजिज्म ने मुझे कहीं पर कोई इम्पैक्ट या इंटरफेरेंस नहीं दिया। There were few evidences of it in the quiet village in a corner of Black Forest. Although नाजिज्म के छोटे मोटे इम्पैक्ट्स कहीं ना कहीं नजर आ जाया करते थे। मैं नाजिज्म से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत सारी और चीज़ें चल रही थी। मेरे दिमाग में हमेशा कमला ही रहती थी, कमला जो कि अब तक इंडियन विमेन का एक बहुत अच्छा सिंबल बन चुकी थी। समटाइम्स शी ग्रू curiously mixed up with my ideas of India, the land of war so dear to us, with all her faults and weaknesses, so elusive and so full of mystery. मुझे ऐसा लगने लगा था कि कमला जो है पूरे इंडिया के आइडिया को रिप्रेजेंट करती हैं along with the weaknesses and faults. What was Kamla? Did I know her? Understand her real self? Did she know or understand me? और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो completely एक stranger है, ना मैं उन्हें जानता हूँ ना वो मुझे जानती हैं। For I too was an abnormal person. मैं किसी और को जज क्या करूँ, मुझे लगता था कि मैं खुद ही abnormal हूँ, with my mystery and unplumbed depths within me. मेरे अंदर भी बहुत deep कुछ layers छुपी थी which I myself could not fathom और myself could not decode. मैं अपने आप को ही नहीं जान पाया, मैं किसी और को जानने की क्या कोशिश करूं। कभी कभी मुझे लगता था कि वो थोड़ी थोड़ी मुझसे डरती हैं, डरी हुई हैं। I had been and was a most unsatisfactory person to marry. Kamla and I were unlike each other in some ways and yet in some other ways were alike. कुछ कुछ एक दूसरे से मिलते थे, कुछ कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। शायद एक दूसरे को संपूर्ण बनाते थे, हम कॉम्प्लीमेंट करते थे। और वेरी स्ट्रेंथ बिकेम ए वीकनेस इन आवर रिलेशन टू ईच अदर। जो जो हमारी स्ट्रेंथ थी वही हमारी वीकनेसेस भी बनती गई। देयर कुड either be complete understanding, a perfect union of minds, or difficulties. Neither of us could live a humdrum domestic life accepting things as they were. हम दोनों ही ऐसे नहीं थे कि एक मोनोटोनस डोमेस्टिक बोरिंग मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट करें, लेकिन हम दोनों ही जैसा हमें समय और किस्मत चला रहे थे वैसा ही चल रहे थे। कुछ कुछ एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, एक परफेक्ट यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिफिकल्टीज तो थी। Among the many pictures that were displayed in the bazaars of India, there was one containing two separate pictures of Kamla and me, side by side with the inscription at the top, Adarsh Jodi, the model or ideal couple as so many people imagined us to be. He says कि इंडिया की मार्केट्स में हमारे पोस्टर्स मिलते थे और जिस पर लिखा होता था आदर्श जोड़ी, द आइडियल कपल। बट क्या हम उतने आइडियल थे जो कि हम इस तरीके से डिस्प्ले किए जा रहे थे और एक तरीके के बेंचमार्क थे। बट द आइडियल इज टेरिबली डिफिकल्ट टू ग्रास्प और टू होल्ड। मुझे लगता था कि क्या ये सही है। Yet I remember telling Kamla during our holiday in Ceylon how fortunate we had been in spite of difficulties and differences, in spite of all the tricks life had played upon us, that marriage was an odd affair and it had not ceased to be so even after thousands of years of experience. तो मैरिज अपने आप में एक डिफिकल्ट रिलेशन है हैंडल करने के लिए, चाहे आपको हजारों सालों का एक्सपीरियंस हो। हमने अपने आसपास बहुत सी शादियों को टूटते हुए देखा,
what was no better the conversion of what was bright and golden into dross. बहुत सारी ऐसी मैरिजेस जो कि लगता था कि बहुत ब्राइट और बहुत ही सुनहरी मैरिजेस हैं. How fortunate we were, I told her, and she agreed, for though we had sometimes quarreled and grown angry with each other, we kept that vital spark alight. हमारी भी लड़ाइयाँ होती थी जस्ट लाइक अ नॉर्मल कपल, लेकिन हमारे बीच में एक स्पार्क था जो बना रहा था, एक बॉन्ड था जो बना रहा था. ऐसा ख्याल कभी दिल में नहीं आया कि मैरिज को तोड़ना है. एंड फॉर ईच वन ऑफ अस लाइफ वॉज ऑलवेज अनफोल्डिंग न्यू एडवेंचर एंड गिविंग फ्रेश इंसाइट इनटू ईच अदर. हम बहुत लकी थे कि लाइफ के पास हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ नया होता रहता था, कुछ ना कुछ नया अनफोल्ड होता रहता था जो कि हमारे स्पार्क को बनाए रखता था. द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, हाउ फंडामेंटल इट इज. ह्यूमंस की हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. दिस इज वेरी बेसिक एंड विद एवरीवन. And how often ignored in our fierce argument about politics and economics. It was not so ignored in the old and wise civilizations of India and China. हम लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स की और इकोनॉमिक्स की, लेकिन रिलेशनशिप्स की बातें इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं की जाती हैं. शायद ओल्ड सिविलाइजेशंस में, इंडिया में और चाइना में रिलेशनशिप्स पर भी बहुत बातें की जाती थी. Where they developed patterns of social behavior which with all their faults certainly gave poise to the individuals. So individuals अपने social behavior पर, अपने एक दूसरे के साथ behavior पर once upon a time बातें किया करते थे जिससे कि उन्हें एक direction मिला करती थी. लेकिन आजकल की बातें politics और economics तक सीमित होकर रह गई हैं. That poise is not in evidence in India today, but where is it in the countries of the West which have progressed so much in other directions. इंडिया में मान लीजिए कि नहीं है, रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती, बट क्या वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा है? कैन वी से कि वेस्टर्न कंट्रीज जो कि इतना प्रोग्रेस कर चुकी हैं, क्या वेस्टर्न कंट्रीज ने रिलेशनशिप्स के मैटर में प्रोग्रेस किया है? दिस इज व्हाट ही वाज थिंकिंग. इसके बाद वो कहते हैं कि क्या ये पॉइज सच में ज़रूरी है, एसेंशियली स्टैटिक एंड अपोज टू प्रोग्रेसिव चेंज. अगर इंसान शांति से अपनी लाइफ बिताना चाहता है तो क्या प्रोग्रेशन के रास्ते में कोई अड़चन आती है? मस्ट वी सेक्रीफाइस वन फॉर द अदर. क्या शांति को हमें गिव अप करना चाहिए फॉर प्रोग्रेस? ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? श्योरली इट शुड बी पॉसिबल टू हैव यूनियन ऑफ पॉइज एंड इनर एंड आउटर प्रोग्रेस. अगर शांति के साथ इनर और आउटर प्रोग्रेस की जाए तो क्या बुरा है? ऑफ द विजडम ऑफ द ओल्ड विद द साइंस एंड द विगर ऑफ द न्यू. राइट, क्या हमारी ट्रेडिशन और साइंस एक साथ प्रोग्रेस नहीं कर सकते? Indeed, we appear to have arrived at a stage in the world's history when the only alternative to such a union is likely to be destruction and undoing of both. आजकल की सभ्यता, वो अपने बारे में और अपने टाइम के बारे में बात करें कि आजकल की सभ्यता हमें ये सिखाती है कि अगर पॉइज और प्रोग्रेस एक साथ चलते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, एंड इट विल एंड अप इनटू सम और अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन. इसके बाद के कमला पार्ट को हेडिंग दी गई है क्रिसमस 1935. Kamla's condition took a turn for the better. It was not very marked, but after the strain of the past weeks, we experienced great relief. कमला की कंडीशन में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा था. She had got over that crisis and stabilized her condition, and that in itself was a gain. This continued for another month, and I took advantage of it to pay a brief visit to England with our daughter Indira. और मैंने कमला की बेटर कंडीशन का फ़ायदा उठाया और मुझे इंग्लैंड विजिट करना था. आई हैड नॉट बीन देयर फॉर 8 years and my many friends pressed me to visit them. और थोड़े टाइम के बाद नेहरू जी वापस आ गए अपनी वाइफ के पास बेडेनवाइलर and resumed the old routine. Winter had come and the landscape was white with snow. As Christmas approached, there was a marked deterioration in Kamla's condition. क्रिसमस के आते आते कमला की कंडीशन धीरे 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 खराब होने लगी. Another crisis had come and it seemed that her life hung by a mere thread. बस किसी तिनके के सहारे उनकी लाइफ बनी हुई है. During those last days of 1935, I plowed my way
through snow and slush, not knowing how many days or hours she would live. एक तरीके से पता चलने लग गया था कि अब ज्यादा नहीं जिएंगी वो. The calm winter scene with its mantle of white snow seemed so like the piece of cold death to me, and I lost all my past hopeful optimism. मेरी आशा धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी कमला की डिटीरियोरेटेड कंडीशंस को देख देख कर. But Kamla fought this crisis also and with amazing vitality survived it. She grew better and more cheerful and wanted us to take her away from Badenweiler, and she was weary of the place. हॉस्पिटल में सैनिटोरियम के एनवायरनमेंट में रह रहकर वो भी थक चुकी थी, पक चुकी थी. एंड अनदर फैक्टर which made a difference was the death of another patient in the sanatorium who had sometimes sent flowers to her and once or twice visited her. आपके साथ रह रहे किसी पेशेंट की डेथ हो जाए तो वो भी दिमाग पर एक अलग ही तरीके का असर डालती है. That patient, he was an Irish boy, had been much better than Kamla and was even allowed to go out for walks. We tried to keep the news of his sudden death from her, but we did not succeed. कमला से ये न्यूज़ छुपाने की कोशिश की गई लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया. Those who are ill and especially those who have the misfortune to stay in a sanatorium seem to develop a sixth sense which tells them much that is sought to be hid from them. तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सिक्स्थ सेंस आ जाती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जज करने की. इसके बाद नेहरू जी हमें जनवरी की कुछ बातें बताते हैं. इन जनवरी आई वेंट टू पेरिस फॉर फ्यू डेज. ऑफ कोर्स ये 1936 का जनवरी है और वो पेरिस गए और वहीं से थोड़े दिनों के लिए लंदन भी चले गए, जहां पर उन्हें न्यूज़ मिली कि ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस which was to meet in April. और थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि कमला को छोड़कर इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाया जाए, यानी कि इंडिया वापस जाया जाए या नहीं जाया जाए. लेकिन शी वॉज लिटिल बेटर, थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी थी. एंड आई थॉट कि मैं जाकर आता हूँ, आई विल कम बैक एंड विजिट हर लेटर. एंड एट द एंड ऑफ जनवरी 1936 कमला लेफ्ट बाडनवाइलर and was taken to another sanatorium in Lausanne in Switzerland. कमला को भी और मुझे भी ये चेंज पसंद आया. She was more cheerful and I felt a little more at home in that part of Switzerland which I knew fairly well. नेहरू जी इस पार्ट से स्विट्जरलैंड के भली भांति परिचित थे. There was no marked change in her condition and it seemed that there was no crisis ahead. ना कुछ अच्छा हो रहा था ना कुछ बुरा हो रहा था. एक तरीके से एक स्टेबल पीरियड था कमला की हेल्थ के लिए. She was likely to continue as she was for a considerable period, making perhaps slow progress, and meanwhile the call of India was insistent and friends there were pressing me to return. इंडिया के लोग मुझे प्रेस कर रहे थे रिटर्न होने के लिए, वापस आने के लिए, क्योंकि आई वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. मेरा दिमाग भी बेचैन था. मैं सोच रहा था क्या करूं, अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स को हैंडल करूं या अपनी वाइफ की हेल्थ को. फॉर सम इयर्स आई हैव बीन कट ऑफ बाय प्रिजन और अदरवाइज from active participation in public affairs, and I was training at the leash. My visits to London and Paris and news from India had drawn me out of my shell and I could not go back into it. तो ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरे इस शेल से, जो कि मैं अभी कमला के साथ इतना जुड़ाव महसूस कर रहा था, उससे बाहर आने के लिए मेरी सारी आउटर कंडीशन, हमारी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन, सब मुझे फोर्स कर रहे थे और मैं अपने इस शेल से बाहर आना चाहता था. तो मैंने कमला के साथ मैटर डिस्कस किया, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और वो अग्री हो गए कि मैं इंडिया जा सकता हूँ. एंड आई बुक माई पैसेज बाय डच KLM एयरलाइन. कौन सी एयरलाइन से बुक किया था, दिस कैन बी ए क्वेश्चन. आई वॉज टू लीव Lausanne ऑन February 28, 1936 की ही बात हो रही है अभी. आफ्टर ऑल दिस हैड बीन फिक्स्ड अप, आई फाउंड दैट कमला did not at all like the idea of my leaving her. Of course, शायद कोई भी उनकी जगह होता तो पसंद नहीं करता इस आइडिया को. And yet, she would not ask me to change my plans. I told her that I would not make a long stay in India and hoped to return after 2 or 3 months. I could return even earlier if she wanted me to. A cable would bring me by air to her within a week. तो किसी ना किसी तरीके से मैं उस तक पहुंच ही जाऊंगा अगर वो चाहती हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं.
मेरे डिपार्चर में 4 या 5 दिन ही बचे थे. इंदिरा, who was at school at Bex nearby, was coming over to spend those last days with us. तो इंदिरा भी आ रही थी हमारे पास अपने ये कुछ दिन बिताने के लिए जब तक मुझे कमला के पास रहना था. The doctor came to me and suggested that I should postpone my return by a week or 10 days more. He would not see. डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर कर सकते हैं तो 1 हफ्ता 10 दिन अपना विजिट डिले कर दीजिए. डॉक्टर ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा. एंड दैट वॉज अ हिंट एक्चुअली. I agreed immediately and made another reservation in a subsequent KLM plane as these last days when by a subtle change seemed to came over Kamla. The physical condition was much the same so far as we could see, but her mind appeared to pay less attention to her physical environment and she would tell me that someone was calling her. कोई उन्हें बुला रहा है. Or that she saw some figure or shape enter the room when I saw none. तो कुछ ना कुछ प्रीमोनिशन कमला को हो रहा था कि कोई दूसरी दुनिया से उन्हें पुकार रहा है. अब डेथ की बात करेंगे. February 28 को कमला की डेथ हो गई. उन्होंने अंतिम सांस ली. इंदिरा वॉज देयर एंड सो वॉज और फेथफुल फ्रेंड एंड कॉन्स्टेंट companion during these months, Dr. M. Atal. A few other friends came from neighboring towns in Switzerland and we took her to crematorium in Lausanne. And within a few minutes, that fair body and that lovely face, which used to smile so often and so well, were reduced to ashes. इतना प्यारा सा चेहरा ashes में convert हो गया. A small urn contained the mortal remains of the one who had been vital, so bright and so full of life, and she was just reduced to ashes in that small urn. इसके बाद की चैप्टर को उन्होंने नाम दिया है Mussolini Return. The bond that kept me in Lausanne and Europe was broken and there was no need for me to remain there any longer. Indeed, something else within me was also broken, the realization of which only came gradually to me, for those days were black days for me and my mind did not function properly. कुछ दिनों के लिए मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गया था. इंदिरा एंड आई वेंट टू मॉन्ट्रेक्स टू स्पेंड अ फ्यू क्वाइट डेज टुगेदर. इंदिरा और मैं दोनों ही शोक में थे और हमने कुछ दिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल पीसफुली गुजारने की कोशिश की. During our stay at Montreux, I had a visit from the Italian consul at Lausanne, who came over specially to convey me Signor Mussolini's deep sympathy at my loss. Mussolini उस टाइम के बहुत ही ग्रेट लीडर थे इटली के. I was a little surprised, for I had not met Signor Mussolini or had any other contacts with him. I asked the consul to convey my gratitude to him. Some weeks earlier, a friend in Rome had written to me to say that Signor Mussolini would like to meet me. शायद वो मुझसे पहले भी मिलना चाहते थे Mussolini. There was no question of my going to Rome then. I said so. Later, when I was thinking of returning to India by air, that message was repeated and there was a touch of eagerness and insistence about it. Mussolini ने मुझसे मिलने की इच्छा फिर से जाहिर की. I wanted to avoid this interview and yet I had no desire to be discourteous. ना ही मैं थोड़ा सा बदतमीज दिखना चाहता था और ना ही इस इंटरव्यू के लिए, इस मीटिंग के लिए अपीयर होना चाहता था. Normally I might have got over my distaste for meeting him, for I was curious also to know what kind of man the deuce was. लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी जानना चाहता था कि किस तरीके के इंसान है मुसोलिनी. इसी वजह से शायद मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मैं भी उनसे मिलूं. नेहरू क्यों नहीं चाहते थे मुसोलिनी जैसे पॉपुलर लीडर से मिलना? उसके लिए 3 कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है. वन इज एबिसिनियन कैंपेन, अनदर fascist propaganda and another one a news article. Abyssinian campaign जानते हैं सबसे पहले. It was a war that was going on between Italy and Ethiopia. Actually a conflict, basically conflict कहना ज़्यादा अच्छा है rather than war. तो 2 कंट्रीज हैं इथियोपिया और इटली और उनके बीच में चल रही है एक तरीके की वॉर या कॉन्फ्लिक्ट. और इंडिया का एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर जाकर इटली के लीडर से अगर मिलता है तो दैट विल गिव अ रॉन्ग आइडिया टू दी होल वर्ल्ड कि दोनों के बीच में शायद इसी वॉर से रिलेटेड कोई बात हुई होगी या फिर इंडिया इज इन फेवर ऑफ इटली.
जबकि ऐसा कोई मैसेज नेहरू पूरी दुनिया को नहीं देना चाहते थे। ना ही ब्रिटिशर्स जिन्होंने उस वक्त इंडिया को कॉलोनाइज किया हुआ था चाहते थे कि नेहरू या इंडिया का कोई भी लीडर इस तरीके की किसी एक्ट में या किसी इंटरव्यू में, किसी मीटिंग में इन्वॉल्व हो जो कि पूरे वर्ल्ड को कोई मैसेज दे अननेसेसरी। सेकेंड रीजन वॉज फेसिस्ट व्यू पॉइंट ऑफ मुसोलिनी। मुसोलिनी बहुत ही बड़े एक फेसिस्ट थे, इसका मतलब है एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को रन करना चाहते थे, नेशनलिज्म को हर लेवल पर प्रमोट करना चाहते थे और अपनी कंट्री को बहुत ही ग्लोरीफाई, अपने आइडियाज को, अपनी लीडरशिप को बहुत ही ग्लोरीफाई करना चाहते थे। शायद इस मीटिंग के थ्रू मुसोलिनी पूरी दुनिया को दिखा देते कि नेहरू जैसे प्रोमिनेंट लीडर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। प्रोपेगेंडा इन इटली वॉज ऑफन यूज्ड इन मूवीज, आर्ट्स, फोटोग्राफी, सॉन्ग्स, पोस्टर्स। उस नेशनलिज्म को और सारी मुसोलिनी की आइडियोलॉजीज को बहुत ज़्यादा उस वक्त प्रोपेगेट किया जाता था, प्रचार प्रसार किया जाता था। शायद अपने इसी फेसिज्म प्रोपेगेंडा को मुसोलिनी पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, ये दिखा कर कि नेहरू उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड थर्ड रीजन वॉज दिस न्यूज़पेपर जर्नले डी इटालिया, जो कि इटली का एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर था और इस न्यूज़पेपर ने एक बार महात्मा गांधी का एक बोगस इंटरव्यू पब्लिश कर दिया था। एक ऐसा इंटरव्यू जिसके लिए महात्मा गांधी ने कभी अपीयर ही नहीं किया था। गांधी जी के कुछ व्यू पॉइंट्स अपने फेवर में दिखा दिए थे इटली ने, और नेहरू चाहते थे कि मैं तो मिलूंगा भी, सच में भी जाऊंगा, मिलूंगा, बातें करूंगा, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट मीडिया में कितनी पावर होती है, दैट वी नो। तो दीज वर दी रीजंस जिसकी वजह से नेहरू मिलना नहीं चाहते थे मुसोलिनी से। तो अब जानते हैं डिटेल में, अब मैं जो जो वर्ड्स यूज करूंगी जैसे कि एबिसिनियन कैंपेन और फेसिस्ट प्रोपेगेंडा एंड दी बोगस इंटरव्यू, तो आप ये सब समझ जाएंगे, अदरवाइज ठीक से समझ में नहीं आता। Abyssinian campaign was being carried on and my meeting him would inevitably have to lead to all manners of inferences and would be used for fascist propaganda. Abyssinian campaign already चल रही है, दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस माहौल में अगर मैं एक कंट्री के लीडर से मिलता हूं तो पूरी दुनिया अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंसेस बनाएगी। No denial from me would go far. I knew of several recent instances when Indian students and other visiting Italy had been utilized against their wishes and sometimes even without their knowledge for fascist propaganda. तो इटली में बहुत बार ऐसा हुआ है कि फेसिस्ट प्रोपेगेंडा के लिए हमारे लोगों को इस्तेमाल किया गया है। एंड देन there had been the bogus interview with Mr. Gandhi which the Giornale d'Italia had published in 1931. अब आप लोग इस इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। तो नेहरू जी ने अपने रिग्रेट्स कॉन्वे किए, बार बार मना किया एंड टेलीफोन हिम टू अवॉइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑल दिस वॉज बिफोर कमला's डेथ। कमला की डेथ से पहले ही मुसोलिनी उन्हें परसुएड करते आ रहे थे मिलने के लिए। आफ्टर हर डेथ आई सेंट अनदर मैसेज पॉइंटिंग आउट दैट इवन apart from other reasons I was in no mood then for an interview with anyone. बाद में उन्होंने कहा कि कमला की डेथ के बाद से मुझे इतना डिप्रेशन है, मैं किसी तरीके की किसी बातचीत के किसी इंटरव्यू के मूड में नहीं हूँ। All this insistence on my part became necessary as I was passing through Rome. मुझे रोम में से होकर भी गुजरना था और रोम में स्टे भी लेना था by KLM, that is airline, and would have to spend an evening and night there. I could not avoid this passing visit and brief stay. After a few days at Montreux, I proceeded to Geneva and Marseilles, where I boarded the KLM airliner for the East. On arrival in Rome in the late afternoon, I was met by a high official who handed me a letter from the chef de cabinet of Signor Mussolini. The Deuce, it stated, would be glad to meet me. Deuce से मतलब यहाँ पर मुसोलिनी से ही है। Would be glad to meet me and he had fixed 6 o'clock that evening for interview. मैं बड़ा सरप्राइज था और मैंने उन्हें रिमाइंड करवाया of my previous messages, but he insisted that it had now all been fixed up and the arrangement could not be upset. Indeed, if the interview did not take place, there was every likelihood of his being dismissed from his office. तो जो भी ऑफिशियल था, जो भी मैसेंजर था, उसने कहा कि अगर अब आप नहीं चलेंगे तो I'll be dismissed from his office.
आई वॉज assured that nothing would appear in the press. मुझे बोला भी गया कि आपकी इस मीटिंग के बारे में मीडिया को बिल्कुल भनक भी नहीं लगेगी. That I need only see the news for a few minutes. All that he wanted to do was to shake hands with me and to convey personally his condolences at my wife's death. So we argued for full hour. 1 घंटे तक हमारा आर्ग्यूमेंट चला with all courtesy on both sides, but with increasing strain. जो स्ट्रेस था वो बढ़ता ही गया. It was a most exhausting hour for me and probably more so for the other party. मेरे लिए भी बहुत थकाने वाला काम था और सामने वाली पार्टी के लिए भी. The time fixed for the interview was at last upon us and I had my way. अब 6 बज गए, वो टाइम आ गया, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे करना था. A telephone message was sent to the Deuce Palace that I could not come. मैं नहीं आ सकता. That is my final decision. That evening I sent a letter to Signor Mussolini expressing my regret that I could not take advantage of his kind invitation to me to see him and thanking him for his message of sympathy. तो मैंने एक लेटर भेजा और उन्हें थैंक्स बोला अपनी सारी कॉन्डोलेंसेस के लिए. I continued my journey at Cairo. There were some old friends to meet me and then further east over the deserts of Western Asia, various incidents and the arrangements necessary for my journey had so far kept my mind occupied. तो मेरा दिमाग मेरे arrangements में ही गुम हो गया इसके बाद. But after leaving Cairo and flying hour after hour over this desolate desert area, a terrible loneliness gripped me and I felt empty and purposeless. शायद ये वो मोमेंट था जब वो थोड़ा सा फ्री हुए और उन्होंने फिर से कमला के बारे में सोचना शुरू किया. I was going back alone to my home, which was no longer home for me, and there by my side was a basket, and that basket contained an urn, अस्थि कलश जिसमें कमला के थे. That was all that remained of Kamla, and all our bright dreams were also dead and turned to ashes. She is no more, Kamla is no more, my mind kept on repeating. इसके बाद मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में सोचा. दैट रिकॉर्ड ऑफ माई लाइफ विच आई हैड डिस्कस्ड विद हर एज शी ले इन भवाली सेनेटोरियम. तो मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में सोचा जो मैंने भवाली सेनेटोरियम में भी लिखी थी. वहां पर भी कमला को शुरुआत में रखा गया था जब उन्हें टीबी हुआ था. एंड एज आई वॉज राइटिंग इट समटाइम्स आई वुड टेक अ चैप्टर और 2 एंड रीड इट आउट टू हर. कमला को मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी के चैप्टर्स पढ़कर सुनाया करता था. शी हैड ओनली seen or heard a part of it. She would never see the rest, nor would we write any more chapters together in the book of life. When I reached Baghdad, I sent a cable to my publishers in London who were bringing out my autobiography. लंदन में मैंने अपने पब्लिशर्स को एक तार भेजा और उन्हें कहा कि मैं कुछ चैप्टर्स को कमला को डेडिकेट करना चाहता हूँ. टू कमला हु इज नो मोर. फिर आया कराची. कराची में बहुत सारा क्राउड्स और फेमिलियर फेसेस. फिर आया इलाहाबाद वेयर वी कैरीड द प्रीशियस अर्न टू द स्विफ्ट फ्लोइंग गंगा एंड poured the ashes into the bosom of the noble river. गंगा नदी में हमने कमला की अस्थियां प्रवाहित कर दी. फिर नेहरू जी ने सोचा कि हमारे कितने ही पूर्वज भी रहे होंगे जो कि इसी नदी में कहीं ना कहीं मिल गए हैं और आगे आने वाली जेनरेशन जो हमें फॉलो करेगी उनकी भी अंतिम यात्रा, अंतिम जर्नी तो यही रहेगी. तो ये था नेहरू जी का ऐसे अपनी वाइफ कमला को डेडिकेट करते हुए. कमला हु वाज बोर्न इन 1899 एंड डाइड 1936. कमला नेहरू ऐसे पढ़ने के बाद मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि चाहे बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन हो, कोई वीआईपी या फिर एक नॉर्मल इंसान, सबकी लाइफ अल्टीमेटली होती एक जैसी ही है और सबके इमोशंस भी एक जैसे ही होते हैं और कहीं ना कहीं डेथ सबको कॉन्कर कर लेती है. आपको कैसा लगा ये ऐसे मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं. कैसी लगी आपको ये इमोशनल जर्नी एंड इमोशंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्पोकन अबाउट हिज वाइफ. मैंने आपको फुल टेक्स्ट करवाया है इस पूरे ऐसे का, तो अब आपको एमसीक्यूज में कोई भी ट्रबल नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टेक्स्ट में से एमसीक्यूज को कवर करेंगे और आप लोग प्लीज़ सब कुछ नोट करते रहिए. हमेशा एक नोटपैड,
कोई नोटबुक, कोई रजिस्टर कैरी करिए और उसमें सब कुछ टॉपिक्स के हिसाब से एसेज, नॉवेल्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, इनके हिसाब से अपनी एंट्रीज करते रहिए मेजर पॉइंट्स की। एंड लास्ट में एग्जाम के टाइम पर वही पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे सब कुछ रिवाइज करने में।